सच की आवाज़ आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। आज विकासनगर फेडिज कपसाड़ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर पूजा गौड़ के द्वारा विकासनगर स्थित होटल गुरुकृपा में की गई प्रेस वार्ता के माध्यम से पहाड़ के क्षेत्र के अहम मुद्दों को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि पहाड़ में जो योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन योजना जैसी अन्य योजनाओं में हो रही हैं, क्षेत्र में अन्य समस्याएं और उनके बारे में आज उन्होंने किया उनका उजागर। मुद्दों को लेकर करिए आपने आज। इस प्रेस वार्ता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, गौरा देवी कन्या धन योजना, जल जीवन मिशन, जितने भी सरकारी योजनाएं हमारे क्षेत्र के लिए आती हैं उसमें जो भ्रष्टाचार लिप्त है उस मामले में मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैम, आपको क्या लगता है जो आपने आज क्या वो दे रहे हैं प्रेस में, इसमें सरकार की क्या खामियां दिखाना चाहता है? आप देखेंगे योजनाएं जो लिखी जाती हैं, एक आईएएस लेवल का अधिकारी है जो सारी योजनाओं में उसको प्रॉपर आरएनडी करके योजना बनाता है, लेकिन अगर योजना ज़मीन पे इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो तो वो योजना ध्वस्त हो जाती है। आप अगर किसी की जो नींव है वही कमज़ोर रहेगी तो मकान कब तक टिका रहेगा? मकान नहीं टिका रहेगा। तो वैसी योजनाएं तो सिर्फ पेपर पे आती हैं, और अभी आजकल सारा कुछ आईटी हो गया है, सारा उनको अपलोड करना पड़ता है, तो फेक डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, फेक जियोटेक अपलोड किया जाता है, और योजनाओं के जो हालत है वो वहीं के वहीं है। मतलब विकास कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है और पेपर पे योजनाएं दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा मतलब आम आदमी तक वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। जो कुछ पॉलिटिकल एजेंट हैं उन तक ही, या प्रधान के जो चहेते लोग हैं उन तक ही ये योजनाएं पहुंच रही हैं। जैसे कि आप जमसार बाबर क्षेत्र में आप तमाम भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उठा रहे हैं, आपके सामने क्या क्या चैलेंज है और आप इन मुद्दों को कैसे आप धरातल पर जो है इनको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे? देखिए, मैं लगातार जब मैं क्षेत्र में गांव-गांव में जब घूम रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मतलब जब उनको बोलो कि आपके पास सिंचाई टैंक है, सिंचाई टैंक है, आपके पास पाइपलाइन आई हुई है, लाई हुई, लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं हो रही है। जब मैं जा रही हूँ पता चला है कि प्रधानमंत्री आवास किसको मिलना चाहिए? जिसके पास आवास नहीं है, लेकिन वो किनको मिल रहा है? जिनके पास पक्के मकान है उनको आवास मिला, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके विकास नगर देहरादून में जिनके घर हैं उनको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। जल जीवन मिशन जहाँ पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे लोग खच्चरों से ढुलान कर रहे हैं पानी की, वहाँ पे जल जीवन नहीं जा रहा है। जहाँ पे ऑलरेडी पानी आ रहा है वहाँ पे जल जीवन मिशन की योजनाएं जा रही हैं। तो ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ वहाँ पे ही जा रही हैं जहाँ पे उनको खाने के लिए अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। जो ब्लॉक के अधिकारी हैं और जो प्रधान है, जो ठेकेदार है, वो पूरी तरह से मिले होते हैं। जो भी 100% अमाउंट होता है तो वो 20% इनको, 40% इनको, 20% ऐसे पूरा डिवाइड करके काम होता है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आम आदमी जब इसमें डर के मारे आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो बोले कि जी हमें इसी गांव में रहना है और ये लोग तो बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं, फिर हमको परेशान करना शुरू करेंगे। हमें आज जो मिल रहा है नमक रोटी वो भी हम खा नहीं पाएंगे। तो उस वजह से आम लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं अभी जहाँ लगता है कि आपके क्षेत्र में जो दो कदावर नेता हैं इन लोगों की उसमें कुछ मिली भगत है? देखिए, जो हमारे क्षेत्र के दो, आप यहाँ से विकास नगर से सबसे लास्ट विलेज है फेडिज, यहाँ से आप फेडिज जाइए वाया मीनस, या आप वाया चक्राता भी जा सकते हैं। तो आपको रोड की, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको रोड की वहाँ के जो मतलब जो सरकारी स्कीमें आई हैं वहाँ पे आप थोड़ा पता करिए, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हमारे क्षेत्र के नेताओं ने क्या किया है। अगर क्षेत्र के नेताओं ने थोड़ा भी इंटरफेरेंस किया होता तो शायद हमारे गाँव में अभी कोई ऐसा नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं बचता कि जिसके पास पक्का मकान ना हो। लेकिन एक ही इंसान को बार बार मकान दिए जाते हैं, जिनको ज़रूरत हो उनको नहीं दिए जाते। आप रोड के हाल देखो, हर साल 1.5 साल में रोड रिपेयरिंग के नाम पे लाखों अमाउंट लिए जाते हैं, लेकिन रोड की हालत हमेशा वैसी रहती है। क्यों वैसी रहती है? क्योंकि सारा डिपार्टमेंट, जब आप करप्शन करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगी प्रधानमंत्री आवास का, 1,80,000 मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास में, जिसमें से पहले ही 20,000 जो है वो प्रधान खा लेते हैं। उसके अलावा जब अलग अलग जियोटेक कराने के लिए आते हैं तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार उनसे वसूले जाते हैं। तो जो उनके पास मकान बनाना, उनके पास बचता कितना है? 70,000 80,000। लेकिन जिनको वो मिलता किसको है? जिसके पास ऑलरेडी पक्का मकान है, तो उनको तो मकान बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनको लगता है कि चलो सबको खिला पिला के भी मेरे पास 60-70 हज़ार बच रहा है, बहुत है, मेरा तो ये बैठे बिठाए पैसा मिल गया। तो ये जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के दो
कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने जो एजेंट रख रखे हर गांव में, हर क्षेत्र में, जिनसे उनका वोट बैंक हो रहा है, उनसे वो टच में रहते हैं। जनता के साथ कभी खुली मीटिंग हमारे क्षेत्र के नेता करते ही नहीं है। तो जनता बेचारी क्या करेगी? वो उनको रोज, आप सुबह उठती हैं, खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, फिर उनको रोज की रोजी रोटी करनी है, तो वो नेताओं के पीछे कब तक भाग सकते हैं? मैं एक सक्षम औरत हूँ, फिर भी मैंने जब कॉल किया हमारे नेता को, जो आप दो नेता के नाम बोल रहे हैं, मतलब जो गद्दावर दो नेता बोल रहे हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, उनको कॉल करो, वो जब मेरा फोन नहीं उठाते, मेरे मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो मैं आम जनता का कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि वो फोन उठाते होंगे? मैंने दोनों लोगों को कॉल किया हुआ है। जब हम जिस गांव में भी गई, वहां पे जब प्रॉब्लम आई तो मैंने उनको कॉल करा कि हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है, ये प्रधान है, आप यहाँ पे क्या हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने फ़ोन उठाना तो दूर, मैसेज का भी रिप्लाई आज तक नहीं किया। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से मैं लगातार उनसे टच करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कुछ किसी का ना कॉल बैक आता है ना रिप्लाई आता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो है, जो लोग वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो आप इतने बड़े चैलेंज को किस तरह से जो आप कर पाएंगे? देखिए, स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से होता है। हमारे देश में अंग्रेज जब आए थे तो हम लोगों ने कभी सोचा था कि इस तरह से हम लोग निहत्था अंग्रेजों को भगा पाएंगे? लेकिन महात्मा गांधी जी ने वो बेड़ा उठाया। सारे राजा लोग मिले हुए थे, कहीं ना कहीं बहुत सारे राजा लोग अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। लेकिन फिर भी जब हमारे महात्मा गांधी, हम जब आज़ाद हुए, महात्मा गांधी निहत्थे जब चले तो हम पूरे भारतवासी उनके साथ में आए, और अंग्रेजों के पास तो इतने हथियार थे, फिर भी हम लोगों ने उनको अपने देश से भगा दिया। ऐसे ही अब मैं जा रही हूँ, जब मैंने 1.5 साल पहले शुरुआत की थी इस भ्रष्टाचार की, तो लोग मुंह खोलने से डरते थे। अब जब मैंने ये जागरूकता अभियान फैलाया है तो मुझे लोग गांव में कॉल करके बुला रहे हैं कि हम खड़े हैं, हम भी साइन करके देंगे, हमारे लिए ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो वो चेंज हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ एकदम चेंज नहीं होता है, लेकिन पहल तो शुरू करनी पड़ती है। आपका बेड़ा उठा लिया है, तो अगला क्या कदम होगा आपका? अगला कदम ये होगा कि मैं ये क्षेत्र के जो नवयुवक हैं उनके साथ भी मैं ये जन जागरूकता का अभियान उठा रही हूँ। प्लस जितनी भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं, उस सरकारी योजना को लोगों तक कैसे बिना किसी ट्रांसपेरेंट वे में इम्प्लीमेंट करवा पाए, मैं उसमें फोकस कर रही हूँ। मैं जो अधिकारी जहाँ पे भी योजनाएं आ रही हैं, वहाँ पे कोई % ऑफ कमीशन उनको ना मिले। किस तरह से जो योजना आ रही है वो आम आदमी जिसके लिए है वो प्रॉपर है कि नहीं है, तो वो सारा मैं अधिकारी लेवल से भी चेक कर रही हूँ। और मैं उस पर डायरेक्टली फॉलोअप करके गांव-गांव में जाके कि जो भी मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है वो ना होने पाए, और हमारी जितनी भी योजनाएं वो आम आदमी तक ट्रांसपेरेंट वे में पहुंचे। पूजा जी, आपने अभी उसका फेड़ीज में जल मिशन योजना का एक मामला उठाया जी, इसके बारे में बताएंगे आप? देखिए, फेड़िश में जो 2 अक्टूबर 2020 में जल जीवन मिशन का टेंडर लगा। जब वो टेंडर लगा तो गांव वालों को किसी को भी पता नहीं था कि ये जल जीवन मिशन हमारे गांव के लिए आ रहा है। जब हम लोगों ने पता किया कि ये जल जीवन मिशन का, जब टेंडर के बारे में देखा, तो हम लोगों को पता चला कि प्राक्कलन गलत है, गांव वालों की सहमति नहीं ली गई है, और डायरेक्टली उन्होंने टेंडर निकाल दिया है। जिसकी शिकायत हम लोगों ने एडीएम को की। एडीएम ने जाँच एसडीएम को दी। जाँच होने के बाद तहसीलदार की रिपोर्ट आई कि वहाँ पे पानी पर्याप्त रूप से उपलब्ध है और वहाँ पे जल जीवन मिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके बेसिस पे ये टेंडर अक्टूबर 2020 में ही, आई थिंक 10 दिन के अंदर ये टेंडर निरस्त हुआ। उसके बाद में वहाँ पे विभागीय जांच भी हुई। वहाँ पे एससी पंत जी आए। एससी पंत जी का मेरे पास अब फ़ोन पे मैं आपको अगर सुनाना चाहूँगी, आपको मैं ये बताती हूँ। जब मुझे पानी चलता हुआ पाया और मैंने खुद बाथरूम खुलवाए और पानी चल रहा था। तो आपने इसमें सुना, जब एससी पंत जी आए तो उन्होंने बाथरूम खुलवाए, सारी वॉश बेसिन खुलवाई लोगों के, और पानी चल रहा था। तो उन्होंने विभागीय जांच से भी और जो प्रशासनिक जांच से भी पाया गया कि यहाँ पे जल जीवन मिशन की ज़रूरत नहीं है, और टेंडर पूरी तरह से कैंसिल हुआ। और हम लोगों ने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया, जिसमें आधार कार्ड लोगों के लगे, गाँव वालों के आधार कार्ड लगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुआ और पूरी तरह से टेंडर निरस्त हुआ। उसके बाद अचानक 23 सितंबर 2021 को पता चलता है कि फिर से वही टेंडर लग गया।
तो जब हम लोगों ने उसकी शिकायत हम लोगों ने SHO थाना अध्यक्ष को भी दी और हम लोगों ने DM को भी वो दिया कि जब ऑलरेडी प्रशासनिक जांच हो चुकी है, विभागीय जांच हो चुकी है, तो फिर से ये टेंडर क्यों लग रहा है। तो उन्होंने वो जांच CDO और DDO को दी है, जिसकी कमेटी SDM और DPRO को फिर से वो जांच के लिए। मुझे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 बार जब विभागीय जांच भी हो चुकी है और जो प्रशासनिक जांच हो चुकी है SDM द्वारा, फिर से SDM से जांच कराना DM जी ने क्यों किया। बट ठीक है, मतलब उन्होंने आदेश दिया है तो फिर से जांच होनी चाहिए। लेकिन ये सब होने के बाद हम लोग 22 अक्टूबर को शादी में गए हुए थे पूरे गांव वाले, और अचानक से 22 अक्टूबर को पता चलता है कि हमारे गांव में नायब तहसीलदार गए हुए हैं, जिसका हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी। जब मैंने कॉल करी, उनको कॉल करके जानने की कोशिश की कि आप गांव में बिना सूचना के कैसे गए। उसके पहले मैंने चेक किया कि कहीं सही में ये जांच तो नहीं है। मैंने DDO जो दोबाल जी है उनसे चेक किया, मैंने SDM असवाल जी से चेक किया, मैंने बर्नवाल अधिशासी अभियंता से चेक किया, तो इस तरह की कोई जांच के आदेश नहीं थे। और उन्होंने फ़ोन पे भी ये बोला कि उन्होंने बिना किसी आदेश के वो पानी चेक करने जा रहे हैं। अभी वो फेडिच में बिना किसी आदेश के 2 पटवारी, 4 पुलिस वाला सरकारी गाड़ी के साथ में वो जा रहे हैं। मतलब वो मुझे समझा नहीं, लेकिन मैं वो किस तरह से बात की, मैं उनकी आवाज़ आपको पहुंचानी चाहूँगी। हाँ, तहसीलदार जी से बात करा देंगे या उनका नंबर दे दीजिए, या तो तहसीलदार से बात करा दीजिए या तहसीलदार का नंबर दे दीजिए। हेलो हेलो हेलो, बोलो। मैं बोल रही हूँ कि तहसीलदार जी से आप थोड़ा बात करा दीजिए, या तो उनका नंबर दे दीजिए या बात करा दीजिए। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ हेलो, हाँ तहसीलदार जी, हाँ नमस्कार। मैं ये बोल रही हूँ कि जी आप अगर जांच में आ रहे हो तो जो शिकायत करता है या गांव वाले, आपने किसी को सूचित ही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ सबको पता है, हमें वो जांच लेकर दी, हमें ये जांच करनी है पानी की स्थिति क्या है बस। अच्छा, तो पानी जांच नहीं करनी है, तो पानी की स्थिति देखने के लिए आप आए हैं। तो उसमें जो ठेकेदार है वीरेंद्र, जिसका पहले भी एक टेंडर हो गया। तुम्हें क्या दिक्कत है, अपनी परेशानी बताओ तुम। अरे अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप तुम्हें करके कैसे बात कर सकते हो? आप पूरे गाँव नहीं, आप तुम्हें, मैं आप करके बात कर रही हूँ, तुम्हें करके बात कैसे कर रहे हो? आप वहाँ पे चमन शर्मा और ठेकेदार को कैसे पता है कि जांच के लिए आप आ रहे हो? चमन शर्मा और ठेकेदार को कैसे पता है? मुझे अब जैसे आप गाँव के और लोग आ रहे थे, मैंने थोड़ी बुलाऊं। अरे गाँव के तो और लोग, सब लोग शादी में, हम लोग नहीं, तो गाँव के तो हम लोग सब लोग शादी में एक साथ है। अरे आपको परेशानी क्या है ये तो बता दो मुझे। अरे तो मुझे ये परेशानी है कि आप ठेकेदार के लोगों के साथ मिलकर जांच कैसे आप पानी देख सकते हो? पूरे गांव वाले तो हम सब एक साथ में हैं। आप ठेकेदार और उसके मजदूर के साथ में कैसे आप मतलब आप बिना, उनको कैसे पता रहता है कि आप आ रहे हो? और आप हम लोग को बताते नहीं है। मेरे गाँव में पानी देखना जो अर्जी में, सुन तो लोगों मेरी बात जी, मेरे गाँव में जो अर्जी में लिखा, अरे यार ये बहस मैं नहीं कर सकता, ठीक है। आपसे बहस कौन बोल रहा है? आपसे बहस कौन कर रहा है? आपसे बहस नहीं कर रहा, आप तो ठेकेदार के जैसे बात करने लगे हो। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ बस। तो आपने देखा कि उन्होंने सीधे बोला कि मैं अधिकारी हूँ, मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, और उन्होंने बिना बताए, मतलब वो किसी जांच में नहीं आ रहे थे, सिर्फ पानी देखने आ रहे थे, और वो भी तब जब गांव वाले कोई भी गांव में नहीं थे, और उन्होंने इस चीज़ों को खंडन कर दिया कि कोई जांच तो थी ही नहीं। मैडम लास्ट क्वेश्चन ये कि जैसे कि आपने इतने सारे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं, इसको लेकर के क्या आपके साथ कोई किसी तरह का जो है दुर्व्यवहार या आपको कोई धमकियां भी मिल रही हैं? देखिए, डायरेक्टली मुझे कोई कॉल नहीं करते हैं, अभी तक तो डायरेक्टली कोई कॉल नहीं किया है, बट जो मेरे जानने वाले हैं या कुछ जो गांव के हैं, उनसे इनडायरेक्टली चीज़ें करवाई जाती है। मतलब बुलवाया जाता है कि उनको बोलो कि वो जॉब कर रही हैं तो जॉब करें, यहाँ पे ये सब चीज़ें कराने की कोशिश ना करें। और जब से वो आई हैं 1.5 साल से हमारे सारे काम बंद हो गए हैं, वो बहुत इंटरफेयर कर रही हैं, जिससे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा फिर कैसे हम ठेका नहीं ले पा रहे हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कराई जाती हैं कि यहाँ पे लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोग मर भी जाते हैं, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बुलवाई जाती हैं लोगों से। जल मिशन के तहत जो आपके टेंडर के लिए निरस्त करना चाहते हैं सर, यहाँ पे वो है, सीधी सी बात है, आपको हर व्यक्ति को शुद्ध पानी देना है जी, तो क्या वो शुद्ध पानी नहीं चाहते?
देखिए हम लोग सब लोग वहाँ पे जो झरने का स्रोत है उससे पानी आ रहा है और वो मिनरल वाटर है, पूरी तरह से शुद्ध है। अगर वहाँ पे अशुद्ध पानी आता होता तो सारे गांव वालों को, पानी तो सबको ही चाहिए पीने के लिए। तो हो सकता है 2 साल बाद आप लोगों को, गांव वालों को उस पानी की जरूरत पड़े, कैसे वो शुद्ध पानी कैसे हो? एक योजना सरकार चाहती है हर व्यक्ति के लिए, हर आदमी को शुद्ध पानी देने की योजना। जी, तो अभी हमारे घर घर पे शुद्ध पानी वहाँ से आ रहा है और फेड़ी से, सिर्फ फेड़ी से ही नहीं पानी आ रहा, वहाँ से 15 बड़ी बड़ी 2 इंच की पाइपलाइन अटाल के लिए गई है। आप अगर चाहें तो पूरे विकास नगर को पानी पिला सकते हैं उतनी पाइपलाइन से। तो इतना पानी फेड़ीज में अवेलेबल है। उसमें एक और पहले भी पेयजल से करोड़ों की योजनाएं आ चुकी हैं, लेकिन धरातल पे कोई योजना नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना थोपना बहुत ही गलत है।